नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है मुख्तार अंसारी। दूसरी खबर में बात ठगी की, तीसरी खबर में बात आजम खान की, चौथी खबर में बात अतीक अशरफ एंड फैमिली की। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की गाजीपुर और लखनऊ में दो संपत्तियां सीज करने के बाद अब आयकर विभाग दूसरे शहरों में भी संपत्ति सीज करने की तैयारियों में लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग यूपी और पंजाब में 20 से ज्यादा संपत्तियों का सबूत जुटा रहा है जो अपराध की कमाई से जुटाई गई है। जल्द ऐसी संपत्तियों को सीज किया जाएगा। इनमें से कई संपत्तियां मुख्तार और उसके परिवार के सदस्यों के नाम मऊ, लखनऊ, वाराणसी और यूपी के दूसरे शहरों में है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर चला रहा है। इस ऑपरेशन के तहत एक विशेष टीम बनाकर आयकर विभाग ने मुख्तार और उसके करीबियों से पूछताछ करने के बाद तकरीबन 23 संपत्तियों की जानकारी हासिल की है। ये संपत्तियां लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक है, जिनकी जांच पूरी हो गई और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ की डालीबाग में जिस प्लॉट को आयकर विभाग ने जब्त किया है वो मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा के नाम पर था, जिसको बाद में गणेश दत्त मिश्रा के नाम पर कर दिया गया। बाद में गणेश दत्त मिश्रा ने उस फ्लैट को मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के नाम पर कर दिया था। इस तरीके से संपत्तियों को इकट्ठा किया गया। गणेश नाम के खास व्यक्ति से कई जमीनों को स्थानांतरण करवाया गया। अब आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर से इन सभी जमीन की जानकारी जुटाकर कार्रवाई कर रही है। दूसरी खबर में बात ठगी की। यूपी के बांदा में बीमा पॉलिसी कराने के नाम पर एक शख्स ने बेहद आसान ट्रिक से एक महिला के खाते से करीब 45 लाख रुपए उड़ा लिए। जब महिला को इस बात की जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए। महिला का आरोप है कि युवक एक बैंक में काम करता है। बीमा पॉलिसी के लिए वो उसके घर आया था। चालबाज ने फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से महिला के खाते से 45 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। महिला ने बैंक पहुंचकर मैनेजर से शिकायत भी की। फिर उसने पुलिस के पास भी मामला दर्ज करवाया। दरअसल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 420/406 सहित आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है, जहां रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि एक युवक बीमा पॉलिसी करने के नाम पर उसके घर आया था। युवक ने उसे बताया कि वो एक बैंक का कर्मचारी। महिला भी उसकी बातों में आ गई और बीमा पॉलिसी लेने के लिए राजी हो गई। इस दौरान उस चालबाज युवक ने महिला का मोबाइल मांगा, कहा कि वो कुछ एप्लीकेशन उसमें डालेगा। महिला ने भी भरोसा करके उसे अपना फोन दे दिया। उसने फिर महिला से कहा कि वो अपने बैंक के सभी डॉक्यूमेंट्स उसे व्हाट्सएप पर भेज दे। महिला ने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद वो युवक वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद महिला को मैसेज आया कि उसके खाते से 44,58,000 रुपए उड़ चुके। महिला ने उस युवक से बात की और दौड़ते हुए बैंक पहुंची। युवक से पैसे वापस करने की बात कही। ना देने पर उसने बैंक मैनेजर से शिकायत की। तब युवक ने 11 लाख रुपए वापस किए। महिला का आरोप है कि युवक बाकी बचे पैसे वापस नहीं कर रहा है। महिला ने तुरंत युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं डीएसपी सिटी गोविंद्र पाल गौतम ने बताया कि मामले में महिला की तहरीर पर आरोपी युवक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। जल्द ही जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीसरी खबर में बात आजम खान की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे की संपत्ति पर पिछले दिनों आयकर विभाग की कार्रवाई हुई थी। ये कार्रवाई 3 दिन तक चली, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। इस मामले को लेकर अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां अपना काम करती हैं, हमारे पास हर दिन की रिपोर्ट नहीं होती है। वहीं उनसे जब पूछा गया तो डिप्टी सीएम ने आजम खान के घर हुई आईटी की छापेमारी को लेकर कहा कि अलग अलग एजेंसियां अपना काम करती रहती है, इसकी दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट हमारे पास नहीं रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। वहीं डिप्टी सीएम ने इस दौरान ये भी बताया कि पूरा देश अब ओडीएफ घोषित हो गया है।
हमारी सरकार इस पर पहले से ही प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही थी। कुछ गांव बचे थे, उनको हमने पूरा कर लिया है। अब पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्ति मिल गई। हम स्वच्छता अभियान के 7 नियम कड़ाई से नीचे तक लागू कर रहे हैं और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में इसका अनुपालन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने 13 सितंबर को आजम खान के घर पर आयकर विभाग के आधा दर्जन अधिकारियों ने रेड की थी। इस दौरान आजम खान के घर के अलावा उनके तमाम ठिकानों पर एक के साथ एक छापेमारी की गई थी। ये कार्रवाई आजम खान के अली जौहर ट्रस्ट को लेकर की गई थी। इस दौरान आजम के घर से 83,96,000 रुपए कैश और लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत के आभूषण मिलने की बात सामने आई थी। हालांकि इस मुद्दे पर आईटी विभाग की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। चौथी खबर में बात अतीक अशरफ एंड फैमिली की। माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में 15 अप्रैल को हत्या हो चुकी है। लेकिन माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके साम्राज्य को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एसटीएफ के गिरफ्तारी के बाद अशरफ के साले सद्दाम ने पुलिस से पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। सद्दाम ने पुलिस को जानकारी दी है कि माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की हत्या के बाद परिवार की महिलाओं ने ही अतीक गैंग की कमान थामनी थी। सद्दाम ने बताया है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद गैंग के सभी सदस्य भूमिगत हो गए थे। ऐसी स्थिति में परिवार की महिलाएं ही गैंग को ऑपरेट कर रही थी। हालांकि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद होने के बाद से ही शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड हो गई थी, जिसके बाद उसकी बहन और अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी सामने आई थी। दोनों महिलाओं ने 6 मार्च को प्रेस क्लब प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। यही दोनों महिलाएं मुकदमे की पैरवी भी कर रही थी। अधिवक्ता से मिलने से लेकर रुपयों का इंतजाम भी ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी कर रही थी। हालांकि बाद में पुलिस ने ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी को भी आरोपी करार दे दिया था। इसके बाद पूरे मामले की कहानी बदल गई। दोनों महिलाएं पुलिस की नजर से दूर हो गई है। फिलहाल पुलिस को शाइस्ता परवीन, ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। इस मामले में आयशा नूरी की 2 बेटियां उन्जिला और मंतशा भी फरार हैं। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद का गैंग IS 227 रजिस्टर्ड गैंग। इस गैंग में कभी 150 से ज्यादा सदस्य हुआ करते थे, लेकिन माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद जून महीने में गैंग के पुराने 121 और नए 58 मेंबर चिन्हित किए गए थे। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद गैंग की गतिविधियां बंद नहीं हुई। हालांकि परिवार की महिलाएं फरार। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों में बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज में बंद है। आपको बता दें कि अब अतीक की हत्या के बाद उसके गैंग का नया लीडर घोषित करने की भी प्रयागराज पुलिस तैयारी कर रही है। लेकिन पुलिस इस कश्मकश में है कि वो फरार शाइस्ता परवीन को गैंग लीडर घोषित करे या फिर अतीक के 2 बेटों मोहम्मद उमर या अली अहमद में किसी एक को गैंग का लीडर घोषित करे। हालांकि शाइस्ता परवीन को गैंग लीडर घोषित करने से पुलिस बचना चाह रही है। पुलिस को इस बात का डर है कि शाइस्ता परवीन को गैंग लीडर घोषित करने से कहीं दांव उल्टा पड़ सकता है। इसलिए दोनों बेटों में से किसी एक को गैंग लीडर घोषित किया जा सकता है। ज्यादा उम्मीद अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद को लेकर लगाई जा रही, क्योंकि अली अहमद बड़े भाई मोहम्मद उमर से ज्यादा खूंखार और उसके खिलाफ ज्यादा मुकदमे भी दर्ज। अली अहमद ने ही अधिकारियों को धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि जिन अधिकारियों ने उसके घर को तोड़ा है, उन्हीं अधिकारियों से एक एक ईंट लगवाएंगे। इस मामले में भी अली अहमद के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अली अहमद के खिलाफ रंगदारी मांगने के भी मामले दर्ज हैं। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।